सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। इस वीडियो में परिभाषा, उदाहरण और क्वेश्चन बैंक सभी को एक साथ रखने के कारण वीडियो बड़ी हो गई है, किंतु हमारा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी परीक्षाओं में उपसर्ग के प्रश्न को सही करने में सफल होंगे। वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपका एक लाइक आपका हमारे उत्साह को बढ़ाएगा और आपका कमेंट हमारे कार्य में सुधार लाएगा। तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। चलिए पढ़ते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग शब्द बना कैसे है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो उपसर्ग शब्द में उप उपसर्ग है, सृज धातु है और घय प्रत्यय है। उप का अर्थ होता है समीप जाकर के, सृज मतलब होता है नए शब्द का निर्माण करना। तो उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप जाकर के नया शब्द बनाना। अब इसकी परिभाषा को देखेंगे। धातु रूपों और धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों अर्थात संज्ञा शब्दों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। धातुओं से और संज्ञा पदों के पूर्व जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तन करने वाले, उनके अर्थ को बदलने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखे गए हैं। प्रा, अधि, आ, अभि, नि, प्रा, अति, अव, निस, प्रि, दुर, दुस, प्रति, अप, वि, अनु, उप, सम, निर, सु, उत। तो आप बिल्कुल इसको याद करेंगे। तो चलिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है, ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। आपने एक गीत सुना है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये ट्रिक उसी गीत पर है। पर, परा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि। पर, परा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि। दुर्दुष, निर्निश, दुर्दुष, निर्निश, विषम, आंगनी, अनु, अव, सु, उत, उप, अप। तो ये 6 पंक्ति में उपसर्ग लिखे गए हैं। 5 पंक्ति में 4 उपसर्ग हैं। तो कितने हो गए? 20। और अंतिम पंक्ति में 2 उपसर्ग हैं। तो कितने हो गए? 22। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इस ट्रिक के द्वारा आप इसको याद करेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। तो एक बार पुनः गाइए। पर, परा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि। दुर्दुष, निर्निश, दुर्दुष, निर्निश, विषम, आंगनी, अनु, अव, सु, उत, उप, अप। उपसर्गेण धातु अर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। परहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत्। उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हारहा एक शब्द है, हिर धातु के द्वारा बना हुआ है ये हारहा। इसका अर्थ क्या होता है? माला। अब इसमें परा उपसर्ग लग गया, क्या बन गया? प्रहारहा। अर्थ क्या हो गया? मारना। सम उपसर्ग लगने के बाद संहारहा, और अर्थ क्या हो गया? नष्ट करना। उप उपसर्ग लगने के बाद उपहारः, अर्थ हो गया भेंट, जिसको गिफ्ट भी कहते हैं। बी उपसर्ग लगने के बाद विहारः, और अर्थ क्या हो गया? घूमना फिरना, विचरण करना। अब आगे देखिए। उपसर्गान संयुज्य पद रचनाम कुरुत। उपसर्ग जोड़ करके पद बनाइए। तो यहाँ पे एक उपसर्ग दिया गया है वि, तो पद बनाइए। विहारः, विवादः, विकारः, विशेषः। अगला उपसर्ग है सु, सु को जोड़ करके पद बनाइए। सुगंधः, सुबुद्धिः, सुदर्शन, सुकन्या। तो इस तरह से आप उपसर्गों को जोड़ करके बहुत सारे पद बना सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि विविध परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार आते हैं, क्योंकि अगर हमने ये जान लिया कि प्रश्न इस प्रकार से आएगा तो हम उसी प्रकार तैयारी करते हैं, क्योंकि पढ़ते सभी हैं लेकिन सफल वही होता है जो रणनीति बदल के काम करता है। तो पुस्तक मत बदलो, रणनीति बदलो। हमारा ध्येय वाक्य भी है संकल्पेन सिद्धि भवति, संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो आप बिल्कुल संकल्प कर लो, हमें 100 में से 100 यानी उपसर्ग के पूरे अंक प्राप्त करने हैं। तो प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है व्याकरणम अत्र प्रयुक्तः उपसर्गः अस्ति। यहाँ पे प्रयुक्त उपसर्ग है व्या, वी, आ या वी और आंग दोनों। तो कौन सा उपसर्ग है, हम अपने ट्रिक को यहाँ ला करके देखेंगे। तो देखिए कौन सा है, इसका विकल्प सही है घा, वी और आंग दोनों। हमने आपको पहले बताया जो आंग उपसर्ग है उसका आ जुड़ता है, क्या जुड़ता है, आ, लेकिन मूल उपसर्ग क्या है, आंग। इसका आप ध्यान रखेंगे क्योंकि पेपर में इसकी गलती होने की बहुत संभावना होती है। इसका क्या है, वी आंग करणम, व्याकरणम। दूसरा प्रश्न है न्यवसत अत्र प्रयुक्तः उपसर्गः अस्ति। यहाँ पर प्रयुक्त उपसर्ग है का, न्य, ना, न, नी। तो कौन सा सही है, तो देखिए बच्चों ये उपसर्ग है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ना, इस तरह से जो हमारी ये ट्रिक है इसमें ये उपसर्ग है कहीं नहीं है, ये अंतिम उपसर्ग है नी, अंतिम उपसर्ग नी है। तो ये क्या सही हो जाएगा इसका, नी। और देखिए नी प्लस अवसत। तो आप जानते हैं उपसर्ग और धातु में संधि नित्य होती है। तो कहाँ पर संधि हो रही है इसका आप ध्यान रखेंगे। यहाँ नी और अवसत, ना के बाद जो ह्रस्व ई है उसको यड़ संधि के द्वारा या हो गया है और ना आधा हो गया है। तो आप पेपर में इसका बहुत ध्यान रखेंगे कि यहाँ कहीं संधि तो नहीं हुई है। तीसरा प्रश्न है आपका प्रति अवदत, ध्यान से करिएगा। यहाँ पर प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए, प्रा, प्रत, प्रति, प्रत्यय। तो बहुत बच्चे कहेंगे कि प्रा, आगे प्रा मिल गया और का को विकल्प सही मार देंगे, लेकिन उनका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे गा खंड सही है, प्रति। यहाँ भी संधि हुई है, यहाँ भी संधि हुई है। तो क्या है, प्रति प्लस अवदत, प्रति प्लस अवदत। यहाँ भी संधि के द्वारा ई को या हो गया है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो गलती की बहुत संभावना होती है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे। चौथा प्रश्न है निर्गुणम अत्र प्रयुक्त उपसर्गः अस्ति। यहाँ पे प्रयुक्त उपसर्ग है ना, नि, निर, निर। तो यहाँ आप बहुत ध्यान दीजिए निर और निर में, क्योंकि दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है, केवल हलंत का अंतर है। तो कौन सा विकल्प सही है, तो ये हमको याद है दुर, दुस, निर, निस, इनमें सभी जो अंतिम व्यंजन पद हैं उनमें हलंत लगा हुआ है। आप इसको ध्यान रखें क्योंकि बहुत वीडियो वाले हलंत नहीं लगाए हैं। तो आप जो बच्चे वैसी वीडियो देख करके जाते हैं तो उनका गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान से। निर में उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए ये गा विकल्प सही होगा, ये घा गलत हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। निर में रा में हलंत है और यहाँ पे देखने में भी लग रहा है। शब्द क्या है, निर प्लस गुणम। पांचवा प्रश्न है आपका परवहंती अत्र प्रयुक्त उपसर्गः अस्ति। प्रो, प्रा, निर, निर। ये तो बहुत आसान है। क्या है उपसर्ग, प्रा और हमारा खा, विकल्प सही हो जाएगा। प्रोवाच अत्र प्रयुक्त उपसर्गः अस्ति। प्रो, प्रोव, प्रा, निर। तो हमने आपको बता रखा है कि उपसर्ग और धातु में संधि बहुत होती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, प्रा।
ये गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। शब्द क्या है? यहाँ पे प्रा प्लस वाहंती है और यहाँ पे प्रा प्लस वाच है। इसका आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पे संधि तो नहीं हो रही है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। 7वां प्रश्न है हमारा, समुद्घाटिता अत्र प्रयुक्त उपसर्गः अस्ति। यहाँ पे किस उपसर्ग का प्रयोग है? समु, सा, समुद, सम। तो ये उपसर्ग होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो हमारा घा विकल्प सही हो जाएगा। और ये शब्द क्या है? सम प्लस उद्घाटिता। 8वां प्रश्न है, दुर्जनः। यहाँ पे कौन उपसर्ग लगा हुआ है 8वें प्रश्न में? देख के बताइए जल्दी से। दु, दुर, दुर, निर। तो कौन सा विकल्प सही है? ध्यान से देखिए, यहाँ भी देखिए दोनों में दुर में जो है थोड़े थोड़े से अंतर हैं, हलंत का अंतर है। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हलंत वाला ही सही होता है। दुर दुष निर निस, दुर दुष निर निस, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे गा का विकल्प सही हो जाएगा, ये गलत है। हलंत का आप बहुत ध्यान रखेंगे। 9वां प्रश्न है हमारा, परित्यजत। परित्यजत अत्र प्रयुक्त उपसर्गः अस्ति। परे, पर, निर, परि। तो हमने बता रखा है कि उपसर्ग और धातु में संधि होती है, तो यहाँ भी संधि हुई है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? परि प्लस आत्यजत, परि प्लस आत्यजत, हमारा घा विकल्प सही हो जाएगा। निनादे अत्र प्रयुक्तः उपसर्गः अस्ति। यहाँ पे प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है? ना, नी, निर, निर। तो कौन सा सही है? खा, नी। तो आप इस ट्रिक के द्वारा इसको याद करिए और उपसर्गों को बिल्कुल ध्यान से देखिए, किसमें हलंत लगा हुआ है, किसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, उसकी प्रकृति क्या है। जैसे आंग है, अब आंग का केवल आ जुड़ता है, लेकिन जब उपसर्ग पूछा जाएगा तो आंग, आंग का क्या जुड़ता है? आ। लेकिन जब उपसर्ग पूछा जाएगा तो आंग सही मारेंगे। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब सभी 22 उपसर्गों के उदाहरण देखिए और एक एक वाक्य में प्रयोग देखिए। उपसर्ग प्रयोगेण शब्द निर्माणम एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोगः। प्रथम उपसर्ग है प्रा, पर भवति, परकर्षः, प्रयत्नः, गंगा हिमालयात् पर भवति। दूसरा उपसर्ग है परा, प्राजयते, प्राभवति, सैनिकः शत्रून् प्राजयते। तीसरा उपसर्ग है अप, अपहरति, अपकरोति, चौरः धनम अपहरति। चौथा उपसर्ग है सम, संस्करोति, संयच्छते, अध्यापकः छात्रम संस्करोति। पांचवा उपसर्ग है अनु, अनुगच्छति, अनुकरोति, शिष्यः गुरुम अनुगच्छति। छठा उपसर्ग है औ, अवगच्छति, अवतरति, रामः भवन्तम अवगच्छति। अब यहाँ देखो, गच्छति जाता है, लेकिन अवगच्छति समझता है, तो रामः भवन्तम अवगच्छति, राम आपको समझता है या जानता है। सातवां उपसर्ग है निर, निर्गच्छति, निराकरोति, प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति। आठवां उपसर्ग है निस, निष्कारणम निस्सरति, सर्पः बिलात् निस्सरति। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखोगे, उपसर्ग है निस, इसी को संधि के द्वारा कहीं कहीं निस हो जाता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। उपसर्ग में दंती सा है, लेकिन कहीं कहीं ये मूर्धन्य सा में भी बदल जाता है, जैसे निष्कारणम में। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। मूल उपसर्ग क्या है? निस। नौवां उपसर्ग है आपका दुष, दुष्त्याज्यः दुष्प्रयोजनम, स्वभावः दुष्त्याज्यः भवति, स्वभाव कठिनाई से छोड़ने योग्य होता है। 10वां उपसर्ग है दुर, दुर्बोध्यः दुर्लभः, अयम गूढ़ विषयः दुर्बोध्यः अस्ति। 11वां उपसर्ग है वि और पद है विजयते, विहरति, धर्मः सदा विजयते।
द्वादश उपसर्ग है आंग। आंग हमने कई बार बता चुके हैं, आंग का आ जुड़ता है। आकंठम आजीवनम, और ये मर्यादा और अविधि दो अर्थों में जुड़ता है। आजीवनम का अर्थ होता है जीवन पर्यंतम। आकंठम गले तक, आकंठम जलम पीतम, हमने गले तक जल पी लिया है। निगदति निपतति, पुत्रः पितरम निगदति। 14वां उपसर्ग है आपका अधि। अधिराजते अधिसेते, विद्वान सर्वत्र अधिराजते। 15वां उपसर्ग है अति। अतिवादः अत्याचारः, अतिवादो न कर्तव्यः। 16वां उपसर्ग है शु। सुपुत्रेण सुशोभते, उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते। 17वां उपसर्ग है आपका उत। उड्डयते उत्पतितः, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। 18वां उपसर्ग है अभि। अभिगच्छति अभ्यागता, अभ्यागता सर्वैः सदा पूजनीयः। अभ्यागत का अर्थ होता है अतिथि। अभ्यागतः यहाँ भी संधि हुई है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अभि और प्रति इन दोनों उपसर्गों और ये परि, इनमें संधि बहुत होती है, तो इन तीनों उपसर्गों को आप बिल्कुल ध्यान से देख करके करेंगे। अभिगच्छति अभ्यागता, अभ्यागता सर्वैः सदा पूजनीयः। 19 उपसर्ग है प्रति। प्रत्युपकारः प्रति अवदत, दोनों पदों में संधि है, इसको आप बहुत ध्यान से, प्रति उपसर्ग को और अभि को। पुत्री मातरम प्रति अवदत। 20वां उपसर्ग है परि। परित्यजामि परिवर्तनम, अहम दुष्टम परित्यजामि, मैं दुष्ट को छोड़ता हूँ। 21वां उपसर्ग है उप। उपगच्छति उपहरति, समीप जाता है और उपहार देता है। उपगच्छति उपहरति। शिष्यः अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, शिष्य अध्ययन के लिए गुरु के समीप जाता है। 22वां और अंतिम उपसर्ग है अपि। अपि दधाति, द्वारपालः द्वारम अपि दधाति। अपि दधात का अर्थ होता है बंद करता है, द्वारपाल दरवाजे को बंद करता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इसको आप बहुत ध्यान देना है कि उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। अपि, ये जो अंतिम उपसर्ग है, आप कहोगे वाक्य में अपि का प्रयोग तो मिलता है, लेकिन वाक्य में जो अपि का प्रयोग मिलता है वो उपसर्ग ना होकर के वो अव्यय है। अव्यय में भी अपि है और उसका अर्थ होता है भी। जैसे अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका एक एक सुझाव हमारे कार्य में सुधार लाएगा। तो सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।